नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना में हैं और आज महासंघ गोप गुट की एक कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ बने हुए रणविजय सर हैं। राज्य के सचिव हैं, महासंघ गोप गुट से जुड़े हुए हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से सभी की आवाज़ को उठाते रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ काफ़ी समय के बाद सर आए हुए हैं और आज फिर एक बार बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। और आप जानते हैं कि हम संविदा कर्मी, स्कीम वर्कर्स, जीविका दीदी सभी की बातों को लेकर हमेशा सर से बात करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास सभी जानकारियाँ रहती है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लगातार उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं। तो एक बार फिर हमारे चैनल पर सर का स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हम लोग की बात को पूरे समाज तक पहुंचाते रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत विशेष आभार जी। सर, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था आपका, उस कार्यक्रम के विषय में हम जानना चाहते हैं सर। आज जो बिहार के अंदर एक नाम है कॉमरेड योगेश्वर गोप, जो जिनको हम लोग कहते हैं कि क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन के महानायक हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है, 17वीं पुण्यतिथि है। और इसी अवसर पर महासंघ गोप गुट, जो बिहार के अंदर कर्मचारी वर्ग का और अन्य भी वर्ग का जो संविदा कर्मचारी हैं, उसका लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है महासंघ गोप गुट। उसका पटना डिस्ट्रिक्ट का 22वां सम्मेलन भी है। इसी अवसर पर हम लोग सब लोग इकट्ठा हैं और जो गोप जी का जीवन का जो ध्येय था, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो आदर्श है, उसको लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, बाकी वक्ताओं के साथियों के जो वक्ता साथी थे, उनकी बातों से भी ये बात जाहिर थी कि बिहार के अंदर अगर किसी भी वर्ग का, अब तो थोड़ा सा पूरा क्या कहते हैं, एक कंस्टिट्यूंसी बदल गई है मजदूर वर्ग की। माने बिहार में ये कहा जाता था, झारखंड आंदोलन के, झारखंड बंटवारे के पहले एक बात थी कि बिहार में है क्या, बालू है, हाँ, कोई इंडस्ट्री है नहीं, सरकारी कर्मचारी हैं, बाबू हैं, इन लोगों का एक दबदबा है। तो अब वो, लेकिन जो कंपोजिशन था वो चेंज हुआ है नई आर्थिक नीतियों की मार की वजह से। खास करके 1990 में जो नई आर्थिक नीति आई, उस समय तो कांग्रेस सरकार कुछ क्लच पर, ब्रेक पर, एक्सीलेटर पर कुछ उसका दबाव भी था, लेकिन मोदी जी के आते ही सारे एक्सीलेटर में पूरा एक्सीलेटर दे करके और ब्रेक और सारी चीज़ों से पाँव हटा लिया गया है। जहाँ तहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग तबाही और बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो ये जो ठेका, मानदेय, संविदा कर्मी, ये इसी दौर की उपज हैं। और ठीक ऐसे ही समय में गोप जी का निधन हुआ। और जो जिस दौर को हम लोग देख रहे हैं, शायद आज गोप जी होते तो ये जो आंदोलन की जो पूरी दशा और दिशा है, ये और नई ऊंचाई पर होती। आज हम उनको इस रूप में याद कर रहे हैं। इस रूप में भी हम याद कर रहे हैं कि बिहार में सरकारें गोप जी के नाम से और महासंघ गोप गुट के नाम से डरती रही हैं। अगर गोप जी कहीं किसी मंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से बात करने पहुंच गए तो समझ लीजिए कि बिहार के अंदर कोई कर्मचारी आंदोलन का, कर्मचारियों की मांगों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन है। महासंघ गोप गुट उसका नाम है जो जिसने सिखाया कि बैलेट पेपर, सरकार को ये बतलाया और उसको निर्देशित करने पर मजबूर किया कि जो कर्मचारी चुनाव कराने जाते हैं उनको मत पत्र का इस्तेमाल करने दिया जाए। और ये तब ये महासंघ गोप गुट के प्रयास से हुआ। महासंघ गोप गुट ने ये बात स्थापित की कि आंदोलन सिर्फ सामान्य दिनों में नहीं होते हैं, आंदोलन चुनाव के समय में भी होते हैं। और चुनाव के समय में जो आंदोलन होते हैं उसमें चुनाव आयोग को भी महासंघ गोप गुट ने झुकाया और सरकार को भी महासंघ गोप गुट ने झुकाया। तो ये जो चमक है महासंघ गोप गुट की, ये जो तेज है, ये जो राजनीतिक ओज है, ये जो पूरी स्पष्टता है, ये इस वजह से है कि कॉमरेड योगेश्वर गोप के नेतृत्व में महासंघ गोप गुट ने जो मुकाम हासिल किया, उसके पीछे एक कम्युनिस्ट सोच, समझ, क्रांतिकारी विचारधारा काम करती रही है। हम मजदूरों के सवाल पर, कर्मचारियों के सवाल पर सरकारों को झुकाने का नाम है महासंघ गोप गुट। और राइट, जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं मजदूर कर्मचारियों के, उसको हर कीमत पर लड़ करके सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से झुका करके वो मांगे हासिल करने का नाम है महासंघ गोप गुट। और आज इसी के नेतृत्व में आप देख लीजिए कि आशा की लड़ाई, आंगनवाड़ी की भी लड़ाई, जो भी बिहार में संविदा कर्मियों की लड़ाई हो रही है, हम उसकी भी बात करेंगे, जो अस्थाई कर्मचारी हैं उनकी भी बात करेंगे। लेकिन आज एक बड़े ह्यूज वर्कर के रूप में, मैन पावर के रूप में सरकार के यहाँ अगर कोई है तो वो है संविदा कर्मचारी, जिसको लेकर के भी महासंघ गोप गुट लगातार संघर्षरत है।
और उसमें जीतें हासिल हो रही है। कौन है लोग जो संविदा कर्मियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? कौन वे लोग हैं जो लगातार ये नहीं चाहते कि इतना बड़े पर्व हैं, दीपावली है, महापर्व छठ है, कि इनको भी मानदेय वृद्धि मिले? क्योंकि जब केंद्र सरकार अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है तो अब राज्य कर्मियों का तो बढ़ेगा ही। कौन वे लोग हैं जो संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि में जो है कि अड़ंगा लगा रहे हैं? देखिए, जब आपको ये लगने लगे, जब कोई सत्ता पक्ष की ओर से एक भाषा समझ बोली जाने लगे कि यार तुम लोग हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम नौकरी करने आओ, नौकरी करो, है ना, ऐसी भाषा अगर सत्ता बोलने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे राइट पर खतरा है। डेमोक्रेटिक एसेंस, डेमोक्रेटिक समझदारी को ख़त्म किया जा रहा है। और ये भाषा मोदी जी के आने के बाद से शुरू हुई है, जहाँ ये कहा जाने लगा कि नौकरी ही रोज़गार नहीं है, भीख मांगना भी रोज़गार है, पकौड़ा तलना भी रोज़गार है। ऐसा ऐसा कंपरमिशन किया जाने लगा, ऐसा ऐसा सामान्यकरण किया जाने लगा जिसकी कभी कोई कल्पना किसी ने नहीं की थी। अगर यह बात हम स्वीकार कर लेते हैं दिल से कि सरकार जो कह रही है, तब फिर गुलामी से बाकी बचा क्या है? माने कहते हैं ना कि बिहार में बाहर है, अपराधियों का राज है। आप मुंह मत खोलिए, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सामान्य चल रहा है। जहां आप मुंह खोलेंगे तब आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर सरकार की आप पूरी बात मान लेते हैं तब तो सब कुछ बाहर है, विकास है, सब कुछ है। लेकिन जब आप मजदूरी की बात करते हैं, जब आप उनके खोखले दावों पर सवाल उठाते हैं, आप सोच के देखिए कि कोई एक ज़मींदार का भी हाथ कांप जाए कि कोई एक रसोइया को आज की तारीख में प्रतिदिन 50-52 रुपये की मजदूरी दी जाए। कोई अगर पुराना ज़मींदार भी होता तो वो भी कहता कि भाई 50 रुपया क्या प्रतिदिन की मजदूरी दे रहे हो, कम से कम 300-400 तो दो, 500 तो दो। यह सरकार नहीं सुन रही है। डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। 10 साल से केंद्र में सत्ता संभाले हुए हैं और बिहार में 18-19 साल से सत्ता में है। आर्थिक प्रगति मानव जाति का, मानव समुदाय का, बिहार के लोगों का आर्थिक प्रगति रुका हुआ है। रुका हुआ नहीं है बल्कि उसको पीछे ढकेला जा रहा है। यहाँ पर हमारी लड़ाई है ना, मानव सहित जो विकास होना चाहिए, मानव रहित नहीं, मानव सहित जो आर्थिक और सामाजिक समृद्धि और विकास की बात है, उस पर हम बात कर रहे हैं। 1.5 लाख जीविका कैडर हैं, सब कोई जानता है, पूरा बिहार बच्चा बच्चा जानता है, गांव देहात में लोग जानते हैं कि जीविका के पालकी पर चढ़ करके नीतीश जी आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन आज 40 दिन से ऊपर हो गया, 42-45 दिन हो गया, जीविका के लोग आज आंदोलन पर हैं। सरकार ने एक झटके में एक निर्णय ले लिया, इसके बाद इनका मानदेय समाप्त कर देंगे। क्यों भाई? भारत का संविधान कानून कहता है कि 6 प्रकार का नियोजन प्रथा है, नियोजित किया जा सकता है, वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, निजी हो। तो 6 प्रकार का जो नियोक्ता है, नियोजन का जो विधि है, उस 6 प्रकार के नियोजन की विधि में अगर निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, गैर सरकारी क्षेत्र हो, अगर किसी कामगार को वह काम पर रखता है तो मजदूरी देना, पगार देना, वेतन देना उस नियोक्ता का संवैधानिक राइट है। आज इस राइट से सरकार पीछे भाग रही है। क्यों कह रही है? उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। उसका एक ही तर्क है कि ये मतलब एक तरह से दूसरे तरह की चीज़ है, ये तो समिति है, एक तरह से दूसरे मामले पर चलने वाला चीज़ है। तो अब बैंक समझेगा, ये समझेगा, वो समझेगा। लेकिन बैंक समझेगा तो जिस समय जीविका को कोई पैसा देने की बारी आती थी और बड़ा बड़ा प्लास्टिक का चेक का बड़ा डेमो ले करके और नीतीश जी जब फोटो खिंचवाते थे तो उस समय तो बैंक ही ऋण देती थी, तब उसको नीतीश कुमार और सरकार का उपलब्धि क्यों बताते थे? तो इसलिए सवाल यह है कि आज जीविका का सवाल बिहार के आधी आबादी का सवाल है, बिहार के आधी आबादी के राजनीतिक अधिकार का सवाल है, उनके आर्थिक स्वावलंबन का सवाल है, उनके सामाजिक हैसियत का सवाल है। और इतना ही नहीं बल्कि बिहार के अंदर आधी आबादी की आजीविका का सवाल है। कैसे कि 1.5 लाख जीविका कैडर अगर आज नहीं बचेंगे तो इन 1.5 लाख जीविका कैडरों ने लगभग 10 लाख जीविका समूहों के माध्यम से बिहार के 1.5 करोड़ परिवारों की एक ग्रामीण महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ा है, जिसको हम जीविका दीदी कहते हैं। एक परिवार से एक महिला, तो 1.5 करोड़ परिवार का मतलब है, अगर सामान्य सा है कि अगर 5 से भी गुना कर दीजिए, 4 से भी गुना कर दीजिए तो लगभग 6.5-7 करोड़ होता है।
तो ये जो 7 करोड़ लोगों की आजीविका पर सीधा हमला अगर नीतीश सरकार कर रही है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को सच मान करके बैठ जाना चाहिए या हम इस सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करें? हम कहें कि यह सवाल बिहार को पीछे ढकेलने का काम कर रही है नीतीश सरकार, बीजेपी की सरकार। यहाँ पर हमारा संघर्ष है। हम सिर्फ लोगों का वेतन का सवाल नहीं उठाते, हम सिर्फ लोगों के की जीविका का सवाल नहीं उठाते। ये जो पूरी आर्थिक प्रगति है, ये जो पूरा सामाजिक समृद्धि है, ये जो आर्थिक राजनीतिक समृद्धि है, हम इस सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं और यहाँ पर सरकार को डिफेंड करने पर मजबूर करते हैं। इसका नाम महासंघ गोप गुट और एक्टू है। सर, अभी हमने देखा है कि नए विकास आयुक्त अमृत प्रत्यय जी को बनाया गया है। एसीएस है, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार में है। तो आपने जो मांगे लेकर गए थे एएनएम एनएचएम कर्मियों का, तो क्या अभी तक कुछ आगे का रास्ता खुला है या अभी वहीं भी रुका हुआ है? एएनएम एनएचएम कर्मियों का, एएनएम का जो मांग था, आप अच्छा याद दिलाए, आप तो थे उस पूरे आंदोलन को कवर आपने किया है। एक छोटी सी बात जो अभी हम कह रहे थे कि सरकार संवैधानिक दायित्व से और लोकतांत्रिक चीज़ों ताना बाना को नष्ट करने पर तुली है। बीजेपी के साथ जब से नीतीश जी गए हैं और तेज़ी से ये काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई नया नारा नहीं है, ना कोई यात्रा है, ना कोई लोक लुभावनी बातें हैं। हाँ, वही पुल पुलिया और बिजली की बातें हैं। बिजली भी लोग कह रहे हैं। गांव-गांव में अभी पदयात्रा चल रहा है CPI-ML का 16 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक। हम भी थे महासचिव दीपंकर जी के साथ 3 दिन 4 दिन के लिए। लोग कह रहे थे कि पहले कह रहे थे कि 150 वाट का अगर 100 वाट का बल्ब जलाते हैं तो आपको बिजली ज़्यादा आती है। अब जब LED जलाने लगे 9-10 वाट का, तब 500 की जगह 1500 बिजली आ रही है। तो पहला तो तकरार इस सवाल पे है। दूसरा तकरार ये है कि ये जो नया मीटर सिस्टम लेकर के चले आए हैं, पहले भुगतान फिर इस्तेमाल, पहले था कि इस्तेमाल फिर भुगतान, इसमें 2-3 कई तरह की समस्या लोगों के सामने आ गई है। एक तो आप जब तक पैसा डालेंगे नहीं, बिजली रहेगी नहीं, और कब बिजली चली जाएगी और कितना बहुत ज़्यादा बिजली आ रहा है, ये दूसरी समस्या है। तीसरी बात है कि जो गरीब लोग हैं, अगर आप कमा के लाए हैं तो पहले था कि भाई बिजली चला लिए और ज़्यादा बिजली बिल हो गया तो जो 2% सूद की दर से 2% प्रति माह सूद की दर से बिजली विभाग पैसा लेता था, वो बकाया साल 6 महीना में चुका देते थे। अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब सीधा सीधी है कि पहले आप डालिए तब आप बिजली चलाइए, और वो भी 500 रुपया डालेंगे तो 500 रुपया में पहले 1 महीना भर चल जाता था, आज 8 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। तो ये सब अलग बातें हैं। लेकिन एएनएम के सवाल पर, जहां समाज के निचले हिस्सों के साथ सरकार ऐसा कर रही है, अपने ही कर्मचारियों के साथ वो दूसरा रुख भी अख्तियार कर रही है। 3 विधायक CPI-ML के 3 विधायकों ने श्री प्रत्यय अमृत जी से, ईडी से, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी से बात किया और हम लोगों ने कहा कि जो हाजिरी प्रणाली है, उस हाजिरी प्रणाली को के टाइमिंग को लेकर के और 3 टाइम जो हाजिरी प्रणाली है उसको बदलने की मांग किया। ईडी ने स्वीकार किया। इसके अलावा कोई नेट का खर्चा, मोबाइल नहीं दिया जाता है, नेट का खर्चा नहीं दिया जाता है। और इस नेट के खर्चे को लेकर के जो प्रधान सचिव थे ACS श्री प्रत्यय अमृत जी ने, उन्होंने कहा हमारे सतदेव राम जी से कि हम इसका जुगाड़ माने इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस सारी बातों का कोई भी एक फलसफा नहीं निकला। कुल मिलाकर के कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने भी ठाना कि जो बात हुई है उस पर हम कायम रहेंगे। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने निश्चय किया है, तय किया है कि कॉमरेड सतदेव राम जो माले के विधायक दल के उपनेता हैं, उनके नेतृत्व में एएनएम के सवाल को लेकर के अभी एक लेटर दिया गया है कि भाई आपके विभाग के जो IAS अधिकारी हैं वो प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं। 3 विधायक को जो विधायिका में शामिल रहते हैं, उनके सामने जो बात उन्होंने एक्सेप्ट किया उसका भी लेटर इशू नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने IAS को दुरुस्त कीजिए और लेटर जारी करवाइए। इस बात की एक चिट्ठी दी गई है मुख्य सचिव को। हम लोग मिलेंगे भी मुख्य सचिव से और इस बात का दबाव बनाएंगे कि अगर हम कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, हम बिहार जैसे राज्य में रह रहे हैं, तो सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि 3 विधायकों के सामने अगर कोई IAS अधिकारी किसी बात को लेकर के स्वीकार करता है तो उसका लेटर क्यों नहीं जारी करता है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि लगातार की तानाशाही की ओर सरकार बढ़ रही है, ये बात दिख रहा है और इसका हम खिलाफत कर रहे हैं और लगातार हम खिलाफत करते रहेंगे। सर, अंत में हम ये जानना चाहते हैं कि हजारों आशा कार्यकर्ता हमसे ये सवाल करती हैं कि जो कैबिनेट से आपने, जो आप सरकार थी उस समय, उन्होंने जो है कि कहा था कि हम मानदेय प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, तो अब लगातार कैबिनेट चलती जा रही है लेकिन अभी तक सर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे इसको लेकर?
ये तो अगर आपको कभी मौका मिले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को पूछिएगा, और पब्लिकली तौर पर जो उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे श्री तेजस्वी यादव जी ने कई बार मंचों से ये बात बताया कि 3 बार कैबिनेट को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव बना के भेजा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने या उनके अधिकारियों ने उसको कैबिनेट से वापस कर दिया। तो ये तो मुख्यमंत्री जी बताएं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार या मुख्यमंत्री जी इतना कैसे एरोगेंट हो सकते हैं कि जो करेंगे हम ही करेंगे। तो फिर आप मंत्रिमंडल क्यों बनाते हैं? कोई मंत्री किसी को क्यों बनाते हैं? किसी को प्रधान सचिव क्यों बनाते हैं? और किसी को ये अधिकार क्यों देते हैं कि फिर तब वार्ता करे किसी आंदोलनकारी से, और जो समझौता हो, लिखित समझौता हो, उसको आप लागू न करें? आपको इतनी हिकारत है, आपको इतना नफरत है कि अगर तेजस्वी यादव जी ने अगर कोई बात तय कर लिया अगर आंदोलनकारियों से, तो आप उसको नहीं मानेंगे? तो आप अपने ही नेतृत्व में हम लोगों से वार्ता करिए ना। लेकिन नीतीश जी का इतिहास रहा है कि वो कभी किसी से बात करते नहीं हैं, वो एकदम से ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर हैं। तो ये तो नीतीश जी को बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये तानाशाही का लक्षण है, और ये तानाशाही ठीक बात नहीं है। तो इस समय हमारे साथ बात कर रहे थे रणविजय सर, राष्ट्रीय सचिव हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, और लगातार स्कीम वर्कर संविदा कर्मियों की बातों को उठा रहे थे और रख भी रहे थे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।